हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ रिसेंटली लोकसभा के रिटर्न रिप्लाई में बताया गया है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के द्वारा सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड फॉर एमएसएमई को लेकर के एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है क्या, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और कंपोजिशन के बारे में भी जानेंगे। एमएसएमई सेक्टर में इंडिया का क्या स्टेटस है और गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2023 में पूछा गया है, बताना है दोनों दिए गए स्टेटमेंट में दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पहला है अकॉर्डिंग टू एमएसएमईडी एक्ट 2006, इस एक्ट के हिसाब से यदि कोई 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो उसको मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है जितने भी बैंक होते हैं सभी जो एमएसएमई को लोन देते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आते हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी इस PDF को डाउनलोड करके सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है क्या। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का लोन एलोकेट किया गया, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि हमारे देश में 90% से ज़्यादा जो वर्कफोर्स में काम करते हैं वो एमएसएमई ही होते हैं। तो यदि ये एमएसएमई खुद से ही प्रोडक्ट बना पाएगा तो इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट बन पाएगा। तो ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, इसको मदर फंड और डॉटर फंड स्ट्रक्चर से ऑपरेट किया जाता है फॉर इक्विटी एंड क्वासी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है और वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है उसको मदर फंड डेजिग्नेट किया गया है। ये सेबी के कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में रजिस्टर किया गया है। चलिए अब सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट है वाइबल और हाई पोटेंशियल एमएसएमई को फंडिंग मिल सके, जिससे कि उसमें ग्रोथ आएगा और वो लार्जर इंटरप्राइजेज में ट्रांसफॉर्म हो पाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव का बात करें, एमएसएमई सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बूस्ट करेगा और ये इंडियन इकोनॉमी में भी प्रमोट करेगा थ्रू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉम्पिटिटिवनेस, जिससे कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ पाएगा। थर्ड है एमएसएमई के लिए एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, और ये तभी हो सकता है जब उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन देखने को मिले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखने को मिले और एमएसएमई के लिए जो मार्केट एक्सेस है वो इंक्रीज हो। तो यही सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को क्रिएट किया गया। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड का कंपोजिशन का बात करें तो इसमें टोटल फंड का बात करें तो वो 50,000 करोड़ है, जिसमें जो 10,000 करोड़ है वो सिलेक्टेड एमएसएमई को इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए एलोकेट किया गया है, और जो रिमेनिंग 40,000 करोड़ है वो प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू दिया जाएगा, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट को लीवरेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म को समझते हैं। पहला है इक्विटी इन्फ्यूज़न। तो यदि किसी कंपनी को फिर से फंड प्रोवाइड करवाया जाता है बाय इशूइंग एडिशनल शेयर, और ये जो एडिशनल शेयर इशू होगा या तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के द्वारा होगा या तो न्यू इन्वेस्टर के द्वारा होगा, तो इसको इक्विटी इन्फ्यूज़न कहते हैं। सेकेंड टर्म है वेंचर कैपिटल फंड। ये भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें स्टार्टअप कंपनीज को अर्ली स्टेज में कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाता है जो स्टार्टअप कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल को रखता है। वेंचर कैपिटल फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है स्टार्टअप्स को प्रमोट करना और उसमें इन्वेस्ट करना, और उसके बदले उस स्टार्टअप्स का कुछ इक्विटीज वेंचर इन्वेस्टर के द्वारा रख लिया जाता है। थर्ड है सेबी। तो सेबी एक स्टेचुअरी बॉडी है, कहने का मतलब इसको लॉ लाकर बनाया गया। ये 12 अप्रैल 1992 को इस्टेब्लिश किया गया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सेबी के बेसिक फंक्शंस का बात करें तो कोई भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहता है। तो सेबी के द्वारा जो इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज़ होते हैं, उसके पैसे होते हैं, वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट भी सेबी के द्वारा किया जाता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं एमएसएमई सेक्टर का इंडिया में क्या स्टेटस है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो हमारे देश का टोटल जीडीपी है उसका 33% एमएसएमई सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होगा उसका $1 ट्रिलियन एमएसएमई सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करेगा।
इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में। तो इसीलिए एमएसएमई इम्पॉर्टेंट है और ये देश का लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार दिए हुए है। एमएसएमई के क्लासिफिकेशन का बात करें तो रिसेंटली अभी जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम का जो क्राइटेरिया होता था उसको चेंज करके अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के थ्रू क्लासिफाई किया जाता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं वैसे कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से नीचे हो और उसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक हो तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस कहा जाता है। वहीं स्मॉल इंटरप्राइजेस का बात करें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है, या तो फिर जो एनुअल टर्नओवर होता है वह 50 करोड़ से कम होता है तो उसको स्मॉल इंटरप्राइजेस कहा जाता है। तो वहीं मीडियम इंटरप्राइजेस का बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वह 50 करोड़ तक हो सकता है और जो एनुअल टर्नओवर होता है वो 250 करोड़ से कम होता है। तो इस तरह के इंटरप्राइजेस को मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं एमएसएमई के सिग्निफिकेंस की। तो पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एमएसएमई लगभग 110 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करता है, जो कि इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का 22 से 23% है। तो इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का काम करता है और इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिलता है। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इनोवेशन। एमएसएमई सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप्स और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देता है। एमएसएमई इनकरेज करता है कि हर एक इंडिविजुअल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके और एमएसएमई सेक्टर से जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो भी प्रमोट होता है, जिससे कि एमएसएमई के द्वारा नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप किया जाता है और वो फर्दर कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। थर्ड सिग्निफिकेंस का बात करें तो बून फॉर रूरल डेवलपमेंट। लार्ज स्केल कंपनीज के कंपेयर का बात करें तो जो एमएसएमई का इंडस्ट्रीज़ होता है वो रूरल एरिया में सेटल देखने को मिलता है, क्योंकि इसको सेटअप करने के लिए मिनिमम कैपिटल का ज़रूरत होता है। ये बहुत कम पूंजी में भी सेटअप हो सकता है, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलता है। तो ये हो गया इनके सिग्निफिकेंस। चलिए अब बात करते हैं एमएसएमई को लेकर के कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। एमएसएमई सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो चुका है और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाता है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में किया जाता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के पास पैसा तो है ही नहीं। तो लिमिटेड फाइनेंस होने के कारण और लिमिटेड एक्सपर्टीज़ होने के कारण एमएसएमई का ग्रोथ और इफिशियंसी नहीं बढ़ पाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी एमएसएमई के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा होती है। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का ना हो पाना, पावर सप्लाई का ना हो पाना और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं उसका लैकनेस की वजह से वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोडक्ट को तैयार कर पाते हैं, इसलिए वह कभी ग्लोबल स्केल से कम्पीट कर ही नहीं पाते। सेकेंड चैलेंजेस का बात किया जाए तो कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होने के कारण जो एमएसएमई बिजनेस है, जो स्मॉल बिजनेसेस है, उसको नेविगेट करने में चैलेंजेस आता है। उन लोगों को बहुत सारे लॉ का पालन करना होता है, जैसे कि टैक्सेशन, लेबर लॉज, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स एटसेट्रा, जिसको कि हैंडल करने के लिए टाइम, एफर्ट और एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत होती है। थर्ड चैलेंज का बात करें तो इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत सारे एमएसएमई अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे एमएसएमई को कस्टमर से लेट पेमेंट मिलता है और जो सप्लायर होते हैं, जो एमएसएमई को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, उसको भी देर से पेमेंट मिलता है, जिससे कि कैश फ्लो में इशू देखने को मिलता है, क्योंकि अगर कस्टमर टाइम से पेमेंट नहीं करेगा तो सप्लायर को भी पेमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्टिव वे में मैनेज ना हो पाना भी एक चैलेंज है एमएसएमई के सामने। फोर्थ चैलेंज का बात करें तो वल्नरेबिलिटी टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। एमएसएमई के पास कोई किसी भी तरह का फाइनेंशियल बफर नहीं होता है। फाइनेंशियल बफर कहने का मतलब उन लोग के द्वारा किसी भी फाइनेंस का जो पैसे का सेविंग्स होता है वो नहीं हो पाता है। सेविंग्स के लिए उन लोग के पास पैसा बचता ही नहीं है। तो यदि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होता है, कहने का मतलब कि कभी कंट्री में स्लो डाउन आ गया, तो उसको लेकर एमएसएमई अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एमएसएमई बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो एमएसएमई के द्वारा फेस किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एमएसएमई सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। तो पहला है MSME चैम्पियन स्कीम। यह स्कीम MSME को सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव बनाता है। इस स्कीम के तहत MSME को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्लोबल मार्केट से कम्पीट कर पाए और उसका इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो पाए। सेकेंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव का बात करें तो इन्फ्यूज़न इन क्रेडिट गारंटी फंड। बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 9,000 करोड़ का एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्रिएट किया गया, जिससे कि MSME को प्रॉपर फंड मिल सके। थर्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव का बात करें तो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प। इस इनिशिएटिव के तहत जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा MSME को लेकर के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो उस MSME इंस्टीट्यूशन को और वहाँ पे गवर्नेंस सही से हो सके उसको स्ट्रेंथन करना इस प्रोग्राम का एम है। फोर्थ है अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एक्ट। जो फाइनेंस एक्ट 2023 लाया गया था, तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो सेक्शन 43B है उसको अमेंडमेंट किया गया उसमें, और वह जो MSME के लिए जो टैक्स प्रोविज़न होता है वो MSME के लिए फेवरेबल बनाया गया। तो ये थे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। तो चलिए अब देखते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म होते हैं, कहने का मतलब कि यदि कोई पेपर क्लियरेंस को लेकर के कोई हर्डल आता है, डिले होता है, तो उसको रिड्यूस करना और रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस MSME के लिए हो पाए। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को लगातार वर्क करना होगा। MSME को बढ़ावा देने के लिए जो इनोवेशन लैब होते हैं उसको डिफरेंट रीजन में लेकर जाना, स्पेशली इन रूरल एरियाज, ताकि MSME सेक्टर को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो सके, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल सके और एक मेंटरशिप मिल सके। इस इस इनिशिएटिव से जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो घटेगा और इससे इनोवेशन को रूरल एरियाज में बढ़ावा मिलेगा। MSME में इनोवेशन हो उसको लेकर के को इन्वेस्टमेंट फंड को क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, दोनों उस फंड को क्रिएट करेंगे, जिससे कि MSME को इनोवेशन में हेल्प मिलेगा। और इस इनोवेशन से, इस कोलैबोरेशन से MSME को ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ज़्यादा इन्हांस भी होगा। फोर्थ है इनोवेशन इम्पैक्ट असेसमेंट। एक स्टैंडर्ड इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाने का नीड है, जो कि सोशल और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को मेजर्स करने का काम करेगा MSME इनोवेशन को लेकर के। और इस तरह का इनोवेशन इम्पैक्ट असेसमेंट MSME का बिजनेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट साबित होगा, जिससे कि MSME को एडिशनल सपोर्ट और रिकॉग्निशन मिलेगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।